हेलो बच्चों, आज हम लोग मोशन का 6 नंबर चेक कर लीजिएगा। 5th या 6 मोस्ट प्रोबेबली 6 लेक्चर होगा, राइट। 7th लेक्चर जो भी हो नंबर देख लीजिएगा कौन सा नंबर है। तो इसके पहले हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट, मोशन क्या है, रेस्ट और मोशन के बीच में हम लोग अंडरस्टैंडिंग किए। नेक्स्ट उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाउ टू डिफाइन मोशन वो भी कंप्लीट हो चुका है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व किए हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देन आफ्टर दैट आपका स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहने का मतलब उस क्षण उस इंस्टेंट पर व्हाट इज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में 2 पॉइंट ध्यान देना है। एक, यदि आपका एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दूसरा, यदि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ उस टर्म में हाउ टू डिफाइन एवरेज वेलोसिटी, u + v / 2, दोनों टेक्निक जानने का है। आफ्टर दैट उसके उसी में हम लोग इनफॉर्म मोशन, नॉन इनफॉर्म मोशन, ये सारा चीज़ स्पीड में भी डिस्कस कर चुके हैं। आ जाए उसके बाद नेक्स्ट, एक्सीलरेशन डिफाइन कर चुके हैं। इनफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन इनफॉर्म एक्सीलरेशन, उसका ग्राफ सारा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर किए हुए हैं, राइट। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कंप्लीट कर चुके हैं, वहाँ से एक्सीलरेशन मिलता है, उसका स्लोप क्या देगा, एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम से डिस्टेंस निकालना होता है तो एरिया निकालते हैं, एरिया इंक्लोज बाय द एक्स एक्सिस। ये सारा चीज़ें कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यू आर रीडिंग फर्स्ट टाइम, आप अभी तक फर्स्ट टाइम ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। और ये ग्राफिकल वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको जब 11th में जाओगे, जेई हो चाहे नीट हो, एक क्वेश्चन 100% आने हैं। तो मेरा कहना ऑलरेडी है कि 9th के जो भी बच्चे हैं सिंसियरली और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझिए। अभी आप अच्छी तरह से समझिएगा तभी आपका आगे का प्लेटफॉर्म तैयार होगा। घबराना नहीं है, कूल होकर जितने यू थिंक योर माइंड, जो चीज़ पढ़िए अब माइंड से उसको सोचिए अपने आप, उसको प्रैक्टिकली अपने पर्सनल लाइफ से रिलेट कीजिए। क्या इस तरह का कोई एग्जाम्पल्स है कि नहीं है, तो जितना आप अब सोचिएगा उस पर स्टडी कीजिएगा। अब ये नहीं है कि पेज पढ़ते जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अब क्या है कि जो पढ़े एक ही पेज पढ़े, उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, हर कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट करके रखना है। अब ये नहीं होगा कि अभी पढ़े और 10 दिन बाद भूल गए, वो कहानी नहीं चलेगी बेटे, क्योंकि अब ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपका 11th 12th तक फोकस जाएगा। तो जितना आप मेहनत कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि जो ट्रांजिशन फेज आया है आपका 8th से 9th में आप गए हो, तो क्या ध्यान देना है, 8th से 9th में आप स्टडी आवर अपना डेफिनेटली बढ़ाइए। आफ्टर स्कूल कोचिंग के बाद भी आपके स्टडी आवर 3 to 4। अब ये नहीं कि 3 to 4 कहने का मतलब किताब लेकर बैठे 3 to 4 बैठे लेकिन आउटपुट 0। 2 ही घंटा पढ़िए लेकिन ढंग से पढ़िए। किताब लेकर बैठना दैट इज वो कोई बड़ी, वो सबसे बेकार है। नहीं पढ़ना उसे बंद करके रख दीजिए, वो बेटर है। लेकिन जितना देर पढ़िए उतना मन लगा के पढ़िए और टारगेट ओरिएंटेड। अब ये नहीं कि हाँ आज जैसे है डिसाइड होना चाहिए ये चीज़ हमको ख़त्म करना, ये आपके माइंड में सेट रहना चाहिए। स्कूल जाते समय से पहले चाहे जब भी हो आप अपना माइंड क्लियर होना चाहिए, आज क्या क्या हमको कवरअप करना सोने से पहले। जब तक टारगेट ओरिएंटेड आप स्टडी नहीं कीजिएगा तब तक आपका मिशन कंप्लीट नहीं हो सकता है। रैंडमली कोई चीज़ नहीं, आज सोशल साइंस पढ़ लेते हैं, वो छोड़ो यार, आज संस्कृत पढ़ लिया जाए, वो आज चलो केमिकल का केमिस्ट्री पढ़ लिया जाए, नहीं। जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, वो देखिए टीचर क्या पढ़ाया है, उसको ख़त्म करके ही सोना है। आपकी टारगेट ये रहनी चाहिए। हाउ टू टारगेट, डिसाइड द टारगेट। जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या जो भी कोचिंग में पढ़ रहा है, आपके टारगेट में सेम डेट में उसको कंप्लीट करके सोना है। या तो मॉर्निंग में जग के पढ़िए या नाइट में पढ़िए। और हमेशा मैं कहता हूँ अपने पास से फ़ोन ज़रूर दूर रखिए। कंपटीशन में 9th और 10th में है, एक लड़की है यहाँ पर जो कि 100 परसेंटाइल उसकी सिस्टर लेके आई है, 100% ICSE बोर्ड में, 100% में 100%, रैंक 1। बोर्ड में भी उसने 99.58 लेके आया था। हिंदी में सिर्फ 1 नंबर कम था, बाकी सारे में फुल मार्क्स। और इस बार +2 में सारे में 100 में 100, टोटल सब्जेक्ट में ही। तो वो मेहनत करने से ही होगा,
कोई ये नहीं कि आप सोचिए कि न परसेंटेज लाना है, मेहनत आपको करना पड़ेगा शुरू से। तो डेफिनेटली ऐसे बच्चे फर्स्ट चांस में क्वालिफाई करेंगे नीट जेई, इसमें कोई सोचना भी नहीं है। तो जो आप 10th में मार्क्स लेके आओगे या 11th 12th में, वही आपका है सिलेक्शन का क्राइटेरिया। जो अच्छा मार्क्स लाएगा डेफिनेटली उसमें भी अच्छा स्कोर करेगा। तो इसको नॉट टेक एज ईजी। यदि आप अपने करियर के बारे में कॉन्शियस रहते हो कि मुझे कुछ लाइफ में करना है, तो बी सिंसियर। बार बार मैं बोलता हूँ, इसलिए बोलना ज़रूरी है कि आप एक ट्रांजिशन फेज है। 2-3 महीना में आप सेट यदि हो गए तो आपका ज़िंदगी करियर बन जाएगा बेटे। यही 2-3 महीना है। पहले कोई भी चीज़ जो सिस्टम में नहीं रहता है उसको धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर लेके आने में 2-3 महीना समय लगता है। और काइंडली रिक्वेस्ट है, आप अपने पास से फ़ोन को दूर रखिए। टारगेट हाँ कंप्लीट करने के बाद हाफ एन आवर गेम खेलना उलना बंद कर दिया, नहीं तो खेलिए तो ज़िंदगी भर गेम में खेलना है। उसके बाद कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। तो जितने भी बच्चे सक्सेस कर रहे हैं, जो भी कंपटीशन क्वालिफाई कर रहा है, हर का इंटरव्यू आप जरूर पढ़िए। एक ज़रूरी है, जब भी आपको देखते हैं इंटरव्यू उसका जरूर देखिए, क्या वो लड़का का बिहेवियर है। जितने में आप देखें कोई फ़ोन यूज नहीं करता है स्टडी में भी। हाँ, जब लेक्चर देखना यूज़ किया, फिर माँ बाप को अपना फ़ोन हैंड ओवर कर दिया ईमानदारी से। तो ये ईमानदारी ऑनेस्टी स्टडी में मेंटेन रखिए बेटे, राइट। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे सारे बच्चे इस तरह का कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जो न्यू स्टूडेंट हैं मेरे, वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक करके अपना स्टडी को न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग सारे स्टडी कर रहे हैं, अपना स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जो भी डाउट्स होगा वो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, हाउ टू बी श्योर इफ यू हैव टू फाइंड स्लोप और एरिया। ये अभी का जो पीपीटी इसके बाद आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीपीटी है। जो भी अभी पढ़े हम लोग, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसमें देखे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया यदि निकालते हैं तो आपका डिस्टेंस देता है। तो ये दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट पीपीटी में इसको मैं इतनी अच्छी तरह से दिया हूँ, समराइज़ किया हूँ, जो कि आपको दिमाग में अच्छी तरह से सेट होगा। तो यही कर रहा है, हाउ टू बी श्योर इफ़ यू हैव टू फाइंड द स्लोप और एरिया। स्लोप और एरिया निकालने से क्या क्या निकलेगा, कैसे आप श्योर होगे, जो नेक्स्ट पीपीटी आपका दे रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलरेडी आप पढ़े हुए हो, ठीक। और दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन, 3 टाइप के ग्राफ हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस हमेशा टाइम ही है, वाई एक्सिस चेंज हो रहा है। यहाँ पर वाई एक्सिस डिस्टेंस है, यहाँ पर वेलोसिटी है, वहाँ पर एक्सेलरेशन है। इससे क्या क्या मिलेगा इसको ध्यान से देखें हम लोग। फर्स्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देगा। दिमाग में इसको देखिए, जो अभी तक पिछले जो पढ़े थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा, राइट। स्लोप तो मालूम है, व्हाट इज द स्लोप, वाई दो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, वो स्लोप देता है, राइट। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यदि दिया हुआ है और उससे जो ग्राफ वहाँ पर दिया हुआ उसका, उस ग्राफ का यदि हम स्लोप निकालते हैं, वो मुझे क्या देगा, वेलोसिटी देगा। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यदि ग्राफ स्लोप हम निकालते हैं, क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, राइट। मैथमेटिकल फार्मूला अलग है। अब ग्राफ से कैसे हम ये सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस टाइम देगा, वेलोसिटी मिलेगा, स्लोप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप से क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, राइट। तो स्लोप का क्या रोल है ये क्लियर हो गया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन, क्या स्लोप का वैल्यू से। नेक्स्ट आगे देखिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है दिया हुआ है, यदि इसको एक्स एक्सिस से एरिया यदि निकालते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, तो मुझे एरिया क्या देगा, वेलोसिटी दे देगा, राइट। ये फिर उसी बार नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ऑलरेडी आप देखो प्रॉब्लम में भी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया यदि निकालते हैं इंक्लोज्ड विथ टाइम एक्सिस, क्या देता है, डिस्टेंस देता है। तो ये पीपीटी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर माइंड। और ये सारे कंटेंट्स जो तो अभी के लिए है ही, प्लस 11th में भी यही पढ़ना है।
अगेन आई एम रिपीटिंग, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। नेक्स्ट, अब रिवर्स में चलिए, इंडिस से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, वेलोसिटी का वैल्यू दे देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया इंक्लोज बाय टाइम एक्सिस क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से दिमाग से अपने कॉपी पे जरूर नोट डाउन कीजिए, स्टिकी नोट्स पर, और उसको चिपका दीजिए कि हमेशा के लिए परमानेंट आपका दिमाग में सेट रहे। आगे चले बढ़े बेटे, अब इक्वेशन ऑफ मोशन की अब बात करेंगे हम लोग। अभी तक क्या क्या किए हम लोग कि डिस्टेंस के बारे में समझे, डिस्प्लेसमेंट समझ गए, स्पीड समझे, वेलोसिटी समझे, एक्सेलरेशन समझे, राइट। ये 5 क्या हैं, मोशन के पैरामीटर्स हैं, वेरिएबल्स हैं। 5 क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, जिसको चेंज करने से ये एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे इसको, और इसी 5 से हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिफाइन करेंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन आप लिखते हो x + y = 2, जहाँ पर x और y वेरिएबल है, पावर 1। तो उसी तरह से मोशन का इक्वेशन भी यही 5 पैरामीटर को यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे। इसमें भी एक बहुत अच्छा मैं शॉर्ट ट्रिक दूंगा कोड, जिससे कि आपको समस्या क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे 99% बच्चे क्या हैं, हाउ टू यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन दे डू नॉट नो। कौन सा इक्वेशन कब यूज करेंगे ये पता नहीं है मैक्सिमम स्टूडेंट को। रीजन बिहाइंड, टीचर ही मैं बोलता हूँ, टीचर या तो ढंग से नहीं पढ़ाया कोई, या बच्चे नहीं समझ पाए उसको अच्छी तरह से, दोनों तरफ से फॉल्ट हो सकता है, राइट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का आपका सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अभी तक आपने क्या किया, इसी चीज़ को पढ़ने के लिए सारा बेस तैयार किया है। इक्वेशन ऑफ मोशंस के ही न्यूमेरिकल्स जो इसी पर रहेंगे, इसको समझने के लिए अभी तक आपने सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। जब तक ये ऊपर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ये तो समझ से बाहर का चीज़ है, इसीलिए बच्चों लोग को ये समझ में नहीं आती है। तो चलें स्टार्ट करें बेटे। ये बर्ड्स, साइकिल, ये सारे कार, ये क्या दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे ये मोशन कर रहे हैं, राइट बेटे। देयर आर 3 इक्वेशन विच हेल्प अस टू स्टडी द मोशन। यहाँ पर हम 3 इक्वेशंस देखेंगे जो कि ये सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं उसके मोशन के बारे में डिस्क्राइब करेगा। 3 इक्वेशंस देखेंगे, वो 3 इक्वेशन क्या क्या हैं, हाउ टू यूज द इक्वेशन, कब कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ऐसा मैं ट्रिक दूंगा कि आपके दिमाग में परमानेंट सेट हो जाएगा, राइट। जो कि बच्चे की समस्या है उस समस्या को भी हम लोग रिमूव कर देंगे कि कब सा कौन इक्वेशन कब सा यूज करेंगे। अब इक्वेशन क्या है उसको आप ध्यान से देखिए। दीज इक्वेशन आर कॉल्ड काइनेमेटिक्स ऑफ द मोशन। ये जो भी इक्वेशंस हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो पैरामीटर्स हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मोशन के पैरामीटर्स को डिस्क्राइब कर, काइनेमिक्स मोशन होता है, मोशन के पैरामीटर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसमें हम रीजन नहीं ढूंढ रहे हैं कि ब्रेक लगने से गाड़ी क्यों रुक गई, धक्का देने से मोशन में क्यों आ गया। डू नॉट फाइंड एनी रीजन, ओनली डिस्क्राइब कि एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। काइनेमेटिक्स में हम लोग ये सोचने की टेंडेंसी ही नहीं रखते ये सब क्यों हो रहा है, वाई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ओनली डिस्क्राइब। और नेक्स्ट पार्ट जो होता है, जो न्यूटन्स लॉ जो पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक्स फिजिक्स। ये सारे टर्म्स अभी से ही आपको इसलिए बताया जा रहा है कि ये सारे एलिमेंट में इसी से स्टार्टअप होगा। काइनेमेटिक्स मीन्स ओनली डिस्क्राइब द मोशन, मोशन के पैरामीटर को डिस्क्राइब किया जाता है, राइट। और जिसमें रीजन ढूंढेंगे वो कौन सा रहेगा, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ जो कि आगे पढ़ना है, थर्ड लॉ। उसमें हम लोग देखते हैं ब्रेक लगाने से क्यों गाड़ी रुक गया, मोशन स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना, रीजन ढूंढ रहे हैं। जहाँ रीजन ढूंढेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स। तो ये चीज़ें दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज द काइनेमेटिक्स एंड व्हाट इज डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में ओनली यू फाइंड द डिस्क्राइब द मोशन, और डायनेमिक्स में आप रीजन ढूंढ रहे हो क्यों हो रहा है, राइट। तो ये जो अभी जो पढ़ेंगे हम लोग काइनेमेटिक्स के रहेगा, तीनों का क्वेश्चन, दे आर कॉल्ड द काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशंस।
इक्वेशन ऑफ मोशंस, अब ध्यान से इसको बेटो अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। क्या ये जो इक्वेशंस रहेगा ये मास पर डिपेंड करेगा? नहीं, फोर्स मास पर डिपेंड करता है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। बट दिस इक्वेशन जो हम लोग अभी पढ़े, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, स्पीड हो, वेलोसिटी हो, मास से इसको कोई लेना देना नहीं। मास जीरो है, मास कुछ भी रहे सारे के लिए इक्वेशन सेम ही रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पुट कर सकता है कि काइनेमेटिक्स इक्वेशन जो होते हैं, अब ये कोई बोल सकता है मोशन ऑफ इक्वेशन, कोई बोल सकता है काइनेमेटिक्स इक्वेशन, तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, राइट। तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मास से इसको कोई लेना देना नहीं है। ये सारे जो हैं सिंबल दिखाई आपको बताया, पहले भी मैं बताया हूं, यही सिंबल हम लोग को यूज भी करना है। आप अपने मन से ये नहीं करना है, राइट बेटे। जैसे फाइनल वेलोसिटी को भी से, ये नहीं अब अपने मन से कोई भी सिंबल यूज कर लीजिएगा, नहीं, क्योंकि एवरीवन कैन अंडरस्टैंड भी का मतलब ही होता है कि फाइनल वेलोसिटी। तो ये सारे ध्यान देना बेटे। इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, ये सब क्या है? इक्वेशन के टाइप पैरामीटर्स। एक्सेलरेशन को ए से, नेक्स्ट टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट एस। ध्यान देना है यहाँ पर, मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं जो सेकेंड इक्वेशन जब हम लिखेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस मतलब बच्चे समझते हैं डिस्टेंस, इस क्या है वहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट है। कभी भी ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। 11th में भी बच्चे पहुँच जाते हैं, वो भी गलती करते हैं लगभग सारे। तो एस क्या है वहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट है। ये सारा का सारा आप देखिए, सारा का क्या है? सब वेक्टर है। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नो स्केलर क्वांटिटी, सारे के सारे क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटी हैं। और टोटल कितने पैरामीटर हैं? 5। जितने आपके हाथ में उंगली उतने पैरामीटर्स, ये ध्यान रखना है। मोशन के कितने पैरामीटर्स हैं? 5। जितने हैंड में आपकी उंगली उतने पैरामीटर्स। इसी 5 पैरामीटर से सारा खेल खेलेंगे, और इसी 5 पैरामीटर के बीच में इक्वेशन डेवलप कर रहा है। जो भी इक्वेशन लिखेंगे यही 5 पैरामीटर्स में से कोई 3 यूज करेंगे, ये भी ध्यान देना है। जो भी इक्वेशन लिखेंगे उसी इक्वेशन में 5 नहीं आएंगे, इसी 5 में से 3 कोई टर्म आएगा, राइट। चले नाउ स्टार्ट। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी, u क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या हो गया? एक्सीलरेशन, t हो गया टाइम। 1 2 3 4 पैरामीटर्स, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये समझ, दूसरा इक्वेशन जो है s इज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ ध्यान देने की बात है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन में आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट 2 इक्वेशन में टाइम है। जब टाइम दिया रहेगा तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, क्वेश्चन में ध्यान देना है। अब ये सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ क्या है? तीनों इक्वेशन कब यूज करेंगे, किस प्रॉब्लम में यूज करेंगे। तो जहां पर प्रॉब्लम में टाइम यदि दिया हुआ रहेगा तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे। ये अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अब पूछ क्या रहा है? डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है हमसे कि फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो सेकंड, फाइनल वेलोसिटी पूछेगा तो फर्स्ट। तो दोनों के यदि टाइम दिया हुआ रहेगा तो फर्स्ट और सेकंड, थर्ड के बारे में तो सोचना ही नहीं है। जब टाइम नहीं दिया रहेगा तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, थर्ड इक्वेशन पर आपको फोकस करना है। जब टाइम नहीं दिया रहेगा तो किस इक्वेशन पर? थर्ड वाले पर। जब टाइम दिया हुआ है तो आपके दिमाग में साइड में कॉपी पे दोनों इक्वेशन को लिख दीजिए। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम देखिए क्या क्या कौन कौन गिवन पैरामीटर है, क्या पूछ रहा है। ये ट्रिक है हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, विच इक्वेशन इज सेलेक्टेड।
दिमाग में पहले से आपका दिमाग में सेट हो गया, टाइम दिया है, दोनों फटाक देना, दोनों इक्वेशन आप में साइड में लिखे। अब उसके बाद देखिए प्रॉब्लम में कौन कौन सा पैरामीटर दिया हुआ, क्या पूछ रहा है, तो इसी दो में से यूज करके आप निकालोगे। यदि टाइम नहीं दिया रहेगा तो लास्ट इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे। ध्यान देना है, मैक्सिमम गलती कहाँ होती है, ये बच्चे समझते हैं डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। राइट बेटे। अब इक्वेशन का कौन सा इक्वेशन क्या बोल रहा है उस चीज को ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रहा है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सिंस दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये कहां से आया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आपने पढ़ा है, y एक्सिस पर आपने लेता वेलोसिटी लिए थे, x एक्सिस पर टाइम, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही ये इक्वेशन आया है। वहां पर जो एक्सेलरेशन आप निकाले थे ना, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, राइट, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये फर्स्ट इक्वेशन कहां से आया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ये फर्स्ट इक्वेशन कहां से आया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अब जैसे कोई ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, v टाइम, कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, राइट, ये मान लो v इंटू T2 और u इंटू T1। अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस v, सॉरी इनिशियल पे T1, ये गलत है, ये देखो, ये ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, ये इनिशियल x कोऑर्डिनेट T1 है, y कोऑर्डिनेट u ले लिए, T2 ले लिए, y कोऑर्डिनेट b ले लिए, राइट। हाउ टू फाइंड दी स्लोप, स्लोप कैसे मिले, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस v माइनस यू, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्या है, t है। इस इक्वेशन को आप जांच देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, v माइनस यू टाइम से इसको डिवाइड कर दीजिए, एक्सेलरेशन दिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। इस जो बीटी ग्राफ से हमने स्लोप निकाला, स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो इसी इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन किससे आया, बीटी ग्राफ से। फर्स्ट इक्वेशन किससे आया, बीटी ग्राफ से। क्लियर, समझ में आया। ये समझना ये भी जरूरी है कि इक्वेशन आ कहां से रहा है। समटाइम्स आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, फर्स्ट इक्वेशन व्हाट गिव्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बता रहा है, राइट बेटे। उसी तरह से आगे बढ़े। सेकेंड इक्वेशन आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम, लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बारे में। सिंस दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम एंड इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो दिया रहेगा वहां से आप दूसरी तरीका VT ग्राफ जो दिया हुआ, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ दिया हुआ है, VT ग्राफ आपने जो ड्रॉ किया था उसमें ध्यान से समझने का है। VT ग्राफ का जो एरिया निकालते थे वो क्या देता था, डिस्प्लेसमेंट। एरिया जो निकालते थे वो डिस्प्लेसमेंट देता था, राइट। तो ये भी जो इक्वेशन आया है NCERT में पहले सिलेबस में था, अब सिलेबस से कट गया। ये जैसे आप VT ग्राफ है, राइट, ये स्लोप दिए और आपका दो कोऑर्डिनेट, दो टाइम के बीच में पूछेगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, पुराने वाला NCERT में दिया हुआ है, आप एरिया निकालते थे, दोनों का एरिया निकाल के सम करके ये इक्वेशन डेवलप हो जाता था। डेरिवेशन पार्ट को रिमूव पहले ही कर दिया गया है, तो लेकिन ये समझ में आना चाहिए इक्वेशन कहाँ से आ रहा है, राइट बेटे। तो सेकेंड इक्वेशन गिव्स किसके बीच में रिलेशन दे रहा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। फर्स्ट इक्वेशन आपका किसका दे रहा है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच में। ये क्या दिया, VT ग्राफ से मिला, VT ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ये इक्वेशन क्या रहा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन को दे रहा है। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन आपका क्या दे रहा है, वेलोसिटी। सिंस दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ भी देखिए राइट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एंड इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशंस। आप ध्यान से समझिए, यहाँ देखिए ये वेलोसिटी है, दूसरा एक्सेलरेशन है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन दिया। फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी आपका टाइम के बीच में रिलेशन दिया। सेकेंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में दिया रिलेशन। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन दे रहा है। अंडरस्टूड? तीनों इक्वेशन को आपको दिमाग में हमेशा इसको स्टिकी नोट पर लिखकर दीवार पर चिपकाइए। फर्स्ट, वेलोसिटी टाइम, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन तो हम डिराइव कर लेते हैं ना। फर्स्ट क्या गया? टाइम, तो वेलोसिटी टाइम। दूसरा इक्वेशन में उसी तरह से आपका जो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, टाइम वेरिएबल है ना, टाइम वेरिएबल है यहाँ पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो तीनों, ये तीन इक्वेशन हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन इसी को बोलते हैं। इसी पर प्रॉब्लम्स आते हैं और इसमें अच्छा खासा प्रॉब्लम को हम लोग को प्रैक्टिस करना होगा। हल्के में इसको अच्छी खासी ये एनसीईआरटी सारा बनाएंगे, HC वर्मा से भी सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे, तब अपना ये चैप्टर कंप्लीट होगा। राइट बेटे? तो इस पर जितनी मास्टरी होगी उतना ही हम लोग के लिए बेनिफिट करेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, कंसिडर द मोशन ऑफ द बस अलोंग द स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ध्यान देना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहने का मतलब ये तीनों जो इक्वेशन डिफाइन किया गया है जिसमें एक्सेलरेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में भी, सेकंड में भी, थर्ड में, यहाँ ये तीनों एक्सेलरेशन किस टाइप का है? यूनिफॉर्म कहने मतलब उसका कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम सब में बराबर रहेगा हर इंटरवल में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहने मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, एक्सेलरेशन का वैल्यू फिक्स रहेगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड, चेंज नहीं करेगा। तो तीनों जो इक्वेशन है, एक्सेलरेशन जो डिफाइन किया गया है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं है। राइट? तो यूनिफॉर्म इक्वेशन का मतलब उसका वैल्यू फिक्स रहेगा एक्सेलरेशन का। तो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कंसिडर द मोशन ऑफ द बस अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट है, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम सेम रहेगा, इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी होगा। इसका मतलब यही हुआ। At t equal to 0 let the velocity be u। इनिशियल यानी टाइम t पर जस्ट मोशन जब स्टार्ट करा उस समय हमने वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u ले लिया। राइट? उसके बाद ध्यान से देखो, आफ्टर टाइम t व्हाट इट्स वेलोसिटी? v हो गया। आफ्टर टाइम t व्हाट इट्स वेलोसिटी? v। तो एट द टाइम t लेट द वेलोसिटी बी फाइनल, जिसको कि हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। जब मोशन स्टार्ट होता है उसको इनिशियल वेलोसिटी, किसी टाइम, सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी देगा। ये चीजें ध्यान से समझना है। और दोनों के बीच के डिस्टेंस को डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ए और बी के बीच का जो होगा उसको डिस्प्लेसमेंट। ये जो मेजर कहें, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। अब जैसे इस टेबल में टाइम t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी u हो गया, आफ्टर टाइम t व्हाट इट्स वेलोसिटी? v। सिंस यू हैव द वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी टाइम वी कैन प्लॉट द ग्राफ vt ग्राफ। vt ग्राफ को यदि ये वैल्यू दिया रहेगा तो हम vt ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में एट t इक्वल टू 0 इसका वेलोसिटी क्या दिया हुआ? u। देखो एट t इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी u। राइट? तो पॉइंट को इंडिकेट कर दिए, इनिशियल पॉइंट एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी u। फिर एट टाइम, आफ्टर टाइम t व्हाट इट्स वेलोसिटी v। ये कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0, u, 0, u। वाई एक्सिस पे है ना, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो 0, u। यहाँ पर क्या हो गया? t, v। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे हम लोग ग्राफिकली उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए, तो ओ से ओडी क्या हो गया? ओडी डिस्टेंस क्या देगा? इनिशियल वेलोसिटी। ओडी क्या देगा? इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी u ओडी हो गया। राइट? उसके बाद ध्यान से देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? ओसी। फाइनल वेलोसिटी ओसी या बीई दोनों सेम चीज है। फाइनल वेलोसिटी ओसी से डिफाइन किए हम लोग, और 0 से जी ओई क्या दिया?
टाइम। ओई क्या दिया आपको? टाइम। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ओसी है, ओसी को हम क्या लिख सकते हैं? ओडी प्लस सी डी। ओसी को वी कैन नाउ राइट ओडी प्लस सी डी। सी डी हमें निकालना चाह रहे हैं, सी डी क्या होगा? V माइनस यू, V माइनस यू। सी डी चाहे ए बी क्या हो गया? V माइनस यू, V माइनस यू, राइट। सी डी V माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही हुआ। चेंज इन वेलोसिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो V माइनस यू क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी। टाइम मालूम है? अब ध्यान से देखो बेटे, तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी टाइम का कैसे रिलेशन डेवलप हो रहा है, हाउ टू डेवलप। फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन V इक्वल टू यू प्लस ए टी है। नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है? अभी मैं बताया एक्सेलरेशन, इसका यदि निकालना होगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्लोप निकाल लीजिए, ए बी डी बी डी का स्लोप निकालिएगा, वही एक्सेलरेशन दे देगा। और स्लोप क्या हो गया? वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाई टाइम। ये ए बी क्या दिया? वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ना, V माइनस यू आप लिख रहे हो, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू वी कैन नाउ राइट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या है आपका? V माइनस यू, सी डी है एक्चुअल में, सी डी अपॉन टी, सी डी अपॉन टी। सी डी को हम लिख सकते हैं, सी डी इक्वल टू को लिख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे तो सी डी, अब सी डी क्या है? V माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए को टी से मल्टीप्लाई कर दिए, आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। तो ये ध्यान समझना ये भी जरूरी है कि इक्वेशन कैसे आ रहा है, इसको बेटे ध्यान से आप कर लीजिएगा, राइट। तो इसको अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। आज इतना यहीं पर हम लोग रखेंगे। इसमें अभी तक क्या क्या किया गया, आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस जस्ट स्टार्ट हम लोग किए हैं, राइट। क्या क्या उसमें पैरामीटर्स हो रहे हैं, क्या क्या इक्वेशन क्या 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 है। V इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2s। कैसे इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन किस के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड किए। फर्स्ट इक्वेशन कैसे डिराइव किए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सिलेबस से हट गया, इट डजेंट मीन कि आप नहीं जब तक समझोगे इक्वेशन आया कैसे, तो हाउ टू यूज। जब पता ही नहीं कि इक्वेशन कैसे डेवलप हुआ है तो कैसे यूज करेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा, लेकिन अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे जब जिस बच्चे की कभी मास्टरी हो गई ना, तो स्टार्टिंग के 11th में आपको इतना आसानी मिलेगा कि यू कांट बिलीव इट। जो अभी क्लियर नहीं किया तो 9th 11th में जाकर कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ये ध्यान लीजिए। तो अब आपका गेम स्टार्ट हो गया फिजिक्स पढ़ने का। अभी तक आपने कॉन्सेप्ट डेवलप किया, लेकिन वो कॉन्सेप्ट डेवलप होना बहुत ही ज़रूरी है। उसको 2 बार 3 बार 4 बार ज़रूर पढ़िए। जितना बार पढ़िएगा उतने बार नॉलेज डेवलप होगा। अब पहले जैसा नहीं कि ये पढ़ा हुआ यार छोड़ो ना हटाओ, जितने बार पढ़िएगा हर बार आपको नया चीज़ मिलेगा। तो अब वो दिमाग से हटा दीजिए। हर सब्जेक्ट्स में, एवरी सब्जेक्ट्स में आप हर बार रीड कीजिए एनसीईआरटी को। ठीक है बेटे, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, नाइस डे, अच्छी तरह से एंजॉय कीजिए।